चैप्टर 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। चैप्टर 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। सभी प्राणी यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधे पर निर्भर है। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषी मशीनरी तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। हम क्या जानते हैं? पॉइंट फर्स्ट, हम क्या जानते हैं? आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में जानते क्या है। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल पत्तियों का हरावर्णक प्रकाश संश्लेषण प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपने शायद सबलित वेरिएट पत्ती तथा उस पत्ती जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया गया हो तथा और अन्य प्रकार पत्ती को प्रकाश में रखा हो स्टार्च का परीक्षण बनाने का प्रयोग किया गया होगा। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। आपने एक अन्य प्रयोग आदि पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परखनली के अंदर रखा होगा और इसमें KOH से बिगी हुई रुई भी रखी होगी। KOH CO2 को अवशोषित करता है जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रख दिया जाता है। कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण से आपको पता लगता है कि पत्ती का जो भाग परखनली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? प्रारंभिक प्रयोग। पॉइंट 2, प्रारंभिक प्रयोग। उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। इस प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु सांस लेते हैं वे हवा को क्षति जरूर पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में एक पौधे का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिनसे सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एक पौधा का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उस मोमबत्ती को कुछ दिनों के बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं? जॉन इंजन हाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित सेटअप का उपयोग किया जिसमें उसने एक अंधेरे में और फिर बाद में सूर्य की प्रकाश की रोशनी में रखा। इससे यह पता लगा कि पौधे की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इंजन हाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया गया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी। अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस वॉन सैक्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज शर्करा बनती है। ग्लूकोज बाय स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसके बाद के अध्यायों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं में स्थित होता है। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। जब आप TW एंजलमैन द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें, उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक
हरे शैवाल क्लेडोफोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा लगाने के लिए किया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी विशिष्टताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को आनुभाविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जहां पर एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कॉर्नेलियस वॉन नील के प्रयोगों ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैंगनी, पर्पल एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उसने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिकों से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता होता है। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता होता है और ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते। जब H2S बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोप तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण निम्न है। यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाले O2 को रेडियो आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? पॉइंट 3, प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती है, लेकिन यह पौधे के अन्य हरे भागों में भी होती है। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है? आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं होती है, जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समांतर होते हैं? चित्र 13.2 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया हरित लवक की काट का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, पिटिका पटलिका, ग्रहणा, पिटिका, राइबोसोम, स्टार्च की कणिकाएं, लिपिड की बूंदें। वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते हैं? आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है, जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लेमेली और स्ट्रोमा तरल होता है। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और ATP एवं NADPH का संश्लेषण करता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है, जो CO2 से शर्करा का संश्लेषण करता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है, जब चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात ATP एवं NADPH, जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है, अतः इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके विषय का विस्तृत अध्ययन बाद में इसी अध्याय में किया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं? पॉइंट 4, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं? जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या सभी का आश्चर्य हुआ कि उस पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे हैं? हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्ण वर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों क्लोरोफिल A क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला रंग, क्लोरोफिल B पीला हरा, जेंथोफिल पीला तथा कार्टिनोइड पीले से नारंगी पीले के कारण होता है। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णों की क्या भूमिका है।
चित्र 13.3 अ क्लोरोफिल ए बी एम कैरोटीनॉइड का अवशोषण वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ। चित्र 13.3 ब प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक वर्ण प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ। चित्र 13.3 स क्लोरोफिल ए के अवशोषण वर्णक्रम पर प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक वर्णक्रम का अध्यारोपित दृश्य का ग्राफ। वर्णक वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ के विभिन्न तरंगदैर्घ्यों में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करें। आप स्पष्ट प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य एमिवियोर से परिचित है। चित्र 13.3 अ को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस तरंगदैर्घ्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा? क्या यह किसी अन्य तरंगदैर्घ्य पर भी कोई